जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त कोड बोली गई है कि व्हेन नो वन थिंक्स यू कैन, दैट्स व्हेन यू हैव टू। देखिए, लोग जो है वो तो बैठे ही हुए हैं आपको फेल होते हुए देखने के लिए। लोग जो है वो तो बैठे हुए हैं कि कब आप बोलो कि आई क्विट। बाद में भले ही वो बोलते रहेंगे कि अरे अरे बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, लेकिन वो बैठे हुए हैं उसी चीज़ के लिए। इसीलिए जब लोगों को लगे कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, जब लोगों को ये लगे कि नहीं अब आपसे नहीं होने वाला है, वही टाइम होता है करतब दिखाने का। और इसीलिए हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है तो आपको स्ट्रेटेजी चेंज करना है, ना कि आपके गोल्स चेंज करने हैं। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं कि जो सेकेंड अल्टरनेटिव है वो रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। देखिए, सेकेंड अल्टरनेटिव बिल्कुल रखना चाहिए, लेकिन सेकेंड अल्टरनेटिव रखने के बाद क्या होता है कि हम सेकेंड अल्टरनेटिव, बट ऑब्वियस है कि आज अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में मुझे जाना है, और उसका अल्टरनेटिव क्या रहेगा, इससे बड़ा रहेगा या इससे छोटा रहेगा। बट ऑब्वियस है कि इससे छोटा रहेगा, है ना। एक इंडियन क्रिकेट टीम जो है, इसका अल्टरनेटिव वो इसीलिए रख रहा है क्योंकि ये बहुत टफ है, तो जो अल्टरनेटिव रखा जाएगा वो इससे कम रहेगा। अब क्या होता है, जब हम अल्टरनेटिव रखते हैं तो अल्टरनेटिव होता है इससे आसान, तो इसीलिए क्या होता है, हम अल्टरनेटिव में ही फंस के रह जाते हैं। फिर हमारा जो मेन गोल है उस पर हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। तो अल्टरनेटिव आप तब रखिए अगर आप मेन गोल से भटके ना, तो वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप बड़ा गोल रख रहे हो तो उस पर फोकस भी उतना ही तेज़ी से चाहिए, लेज़र लाइक फोकस चाहिए। और लोग जो है उनको आश्चर्यचकित करने का यही एक मौका होता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कीजिए, ना कि गोल। तो आज हम 9 सितंबर का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, काफ़ी मज़ा आने वाला। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यहाँ पर आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए, आप ही के तो लिए है ये। तो यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज और आइडियाज़ पेज जब देखते हैं तो आइडियाज़ पेज में ही सारे आर्टिकल्स भरे हुए हैं। देखिए, ये वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल, दोनों ही आर्टिकल इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसे दोनों ही आर्टिकल को हम मर्ज करके देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। खासकर जो लॉकडाउन है, हमारी इकोनॉमी की रिवाइवल है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहे हैं। उसी के साथ ये वाला जो है डिग्री ऑफ डिस्ट्रस्ट, मतलब यूएसए, इजराइल, यूएई, इसके बारे में ये आर्टिकल जो है ये बात कर रहा है, तो इस पर भी नज़र डालेंगे। एक्सटेंड सेक्शन जब हम देखते हैं तो पुणे ने टॉप क्यों किया है, मतलब यहाँ पर पुणे में जो केसेस है, पुणे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र मतलब जो मुंबई है उसके पास ही हमें पुणे जो है वो देखने को मिलता है। जो एक्सप्रेस हाईवे है उससे 3 घंटे की दूरी पर हमें पुणे और मुंबई देखने को मिलते हैं। तो पुणे में केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मुंबई में तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन अब पुणे में भी बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं। तो उसके पीछे कारण क्या है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। स्क्रैमजेट जो है इसके बारे में बात की जा रही है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी बोलिए, इसमें आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इफेक्टिव वे जो है एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने का, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। तो काफ़ी हेल्थी आर्टिकल्स है जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आते हैं एमएम एकेडमी पर। एमएम एकेडमी ऐप पर प्राइजेस इंक्रीज होने वाले हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए। वेरियस कोर्सेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी, एंशियंट हिस्ट्री जल्दी ही होने वाला है। एथिक्स का कोर्स भी होने वाला है। उसी के साथ साथ ज्योग्राफी का कोर्स जो है वह अच्छे तरीके से चल रहा है। उसी के साथ इकोनॉमी का कोर्स आने वाला है, डिजास्टर मैनेजमेंट आने वाला है, इंटरनल सिक्योरिटी आने वाला है। तो काफ़ी सारे कोर्सेस आपको देखने को मिलने वाले हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएंगे। इतने कम प्राइजेस में आपको ये जो कोर्सेस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में पिन की मिल जाएगी। तो आइए फर्स्ट हम यहाँ पर हमारे इस पर आते हैं, न्यूज़ आर्टिकल पर। ऑन इकोनॉमी फॉलो द एविडेंसेस। अब देखिए यहाँ पर हम 2 न्यूज़ आर्टिकल देख रहे हैं, ठीक है। अब बात की जा रही है जीडीपी डिक्लाइन पर। जीडीपी डिक्लाइन हुआ है कब, हमारा जो क्वार्टर है उसमें, ठीक है। हमें क्वार्टर्स देखने को मिलते हैं कौन से, तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखने को मिलता है। अब यहाँ पर टोटल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीनों को हम यहाँ पर 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 60-60 के। तो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड करते हैं तो हमें यहाँ पर बेसिकली 3-3 महीने का एक क्वार्टर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अप्रैल, मई, जून, ये हो गया फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वार्टर है इसमें हमें जीडीपी ग्रोथ रेट जो है काफ़ी बुरी तरीके की देखने को मिली है, इवन क्रैश होती हुई देखने को मिली है।
मतलब -23.9%, मतलब ऑलमोस्ट -24% जो है, इतनी हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इसके रीजंस क्या है? देखिए, इंडिया जो है उसने काफ़ी बैडली परफॉर्म किया है एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्रीज़। तो उसके पीछे एक कारण क्या है? तो कुछ कारण यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। पहला कारण है कि इंडिया जो है उसने फेस किया है वर्ल्ड्स मोस्ट ड्रैकोनियन लॉकडाउन। देखिए, जो लॉकडाउन है वो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में हमें देखने को मिले हैं, है ना? लेकिन इंडिया की बात अगर हम करें तो ड्रैकोनियन लॉकडाउन जो है वो इंडिया ने फेस किया है। ड्रैकोनियन लॉकडाउन क्यों? क्योंकि जो लॉकडाउन है वो इतना बुरे तरीके का था कि आप जहाँ पर हो वहीं पर रह रहे हो। मतलब अगर आप फंसे हुए, मतलब बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो कहीं कहीं पर फंसे हुए थे अपने रिलेटिव्स के घर पे, और उनको वहीं पर रहना पड़ा। तो इतना बुरे तरीके का लॉकडाउन जो है फेस करना पड़ा। तो अब ऐसे सिनारियों में यहाँ पर जब हम लॉकडाउन की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ जो है वो देखने को मिलती है कि लॉकडाउन रहने की वजह से जो भी एक्टिविटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन बोलिए, उसी के साथ साथ होटल्स बोलिए, उसी के साथ साथ जो टूरिज़्म है वो बोलिए, उसी के साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बोलिए, तो सारी ही चीज़ें जो है वो यहाँ पर ठप बैठ गई थी। सेल्स का जो भाग होता है, जो कंपनी सेल करती है, तो सेल्स वाले नहीं जा पा रहे थे। मोस्टली वर्क फ्रॉम होम जो है वो तो हो रहा था, लेकिन इतना बुरे तरीके का लॉकडाउन लगाया गया कि यहाँ पर सारी चीज़ें स्टैंड स्टिल हो गई, है ना? तो यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो यहाँ पर अनलॉक जब होना शुरू हुई, तो यहाँ पर जो लोकल लॉकडाउन्स है वो स्टेट्स ने इन्फोर्स किए, वो कंटिन्यू रखे, तो ये एक प्रॉब्लम था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सेंटर है उसने बोल दिया कि ठीक है हमारे तरफ से अब अनलॉकडाउन हो रहा है, लेकिन जो स्टेट्स है उन्होंने बोला ना, हम यहाँ पर जो लॉकडाउन है हमारा कंटिन्यू रख रहे हैं। दूसरी चीज़ है, अनलाइक अदर कंट्रीज, इंडिया जो है फार मोर पर्सिमिनियस था उसके फिजिकल रिस्पॉन्स में। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पर फिजिकल रिस्पॉन्स अगर दूसरी कंट्री देखे, दूसरी कंट्रीज में अगर आपने यहाँ पर उनको पैसा दे दिया, अगर उनके हाथ में पैसा प्रोवाइड कर दिया तो उनके लिए सफिशियंट था, मतलब वो खर्च कर पा रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था, मतलब कि यहाँ पर इनसफिशियंट हमें यहाँ पर देखने को मिला हाउस होल्ड्स के लिए, फर्म्स के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा नुकसान उनको हो चुका था। यहाँ पर आप फ्री फूड बोलिए, सब्सिडाइज क्रेडिट बोलिए, है ना, जो मोस्ट वनरेबल्स हैं उनको ट्रांसफ़र बोलिए, लेकिन वो सफिशियंट ही नहीं हो पा रहा था, ये हमें देखने को मिला। और मेजर जो थर्ड था वो क्या था कि क्लासिकल बैलेंस शीट क्राइसिस जो है वो पहले से ही चलते आ रहे थे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया तो यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स शुरू हुए, लेकिन इससे पहले से ही हमारे यहाँ पर जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वो चल रहे थे। अब देखिए, मेजर इंजन जो है ग्रोथ के वो है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, है ना? ये सब यहाँ पर डिसरेट हो रहे थे 2018 के एंड से ही। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, है ना? एनपीएज अगर आप बोलो तो वो पूरे धंसते जा रहे थे नीचे। अब यहाँ पर ब्रॉडली 4 फेजेस जो है वो इन्वॉल्व है नॉर्मल सी में रिटर्न करने के लिए। अगर हमें नॉर्मल आना है तो 4 फेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जो है वो इन्वॉल्व है ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ अनलॉकिंग, जिसमें सप्लाई चेन जो है वो उसका नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ना? मतलब यहाँ से एक जगह से आपको दूसरी जगह पर कोई चीज़ लेके जानी है तो उसमें नॉर्मल सी हमें देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ सेकेंड अगर हम देखें तो उसमें आ रहा है कि यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो है, एग्जिट जो हम कर रहे हैं लॉकडाउन से, लेकिन पेंडेमिक से एग्जिट हो रहा है क्या? नहीं, केसेस जो है वो इंक्रीज पे इंक्रीज ही होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद थर्ड फेज हमें देखने को मिलता है। देखिए, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। थर्ड फेज कौन सा है? थर्ड फेज है पोस्ट लॉकडाउन पेंट अप डिमांड टिपिकली फेड्स। ठीक है, यहाँ पर ऑपरेशन प्लेट्यू जो है वो यहाँ पर प्री पेंडेमिक लेवल, तो वो फिर से हमें उस लेवल पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट फेज हमें देखने को मिलता है एग्जिट पाथ, मतलब पेंडेमिक से भी हम यहाँ पर एग्जिट हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमें फेजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। मतलब कैसे हो सकता है एग्जिट पेंडेमिक से? या तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाए, या तो यहाँ पर वैक्सीन आ जाए, है ना? तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और फिर फोर्थ फेज कौन सा होता है? फोर्थ फेज होता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ग्रोथ सेटलर। तो देखिए, ये 4 फेजेस अगर हम देखें तो इंडिया आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? इंडिया हमें देखने को मिलता है फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के बीच में, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉकडाउन जो है वो तो निकाला जा रहा है, लेकिन जो केसेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, केसेस जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर इंडिया जो है उसका मोस्ट इंटेंस लॉकडाउन जो है वो शुरू हुआ था मार्च से, है ना? अब ये ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है वहाँ पर, अगर आप देखोगे तो इतनी प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी, है ना? तो इसलिए लॉकडाउन जो है वो ज़रूरी तो था ही, लेकिन उसी के साथ साथ ये जो लॉकडाउन लगाया गया, इसकी वजह से जो स्लो डाउन है वो बहुत ही बुरी तरीके का हो गया। तो इसीलिए इंडिया करंटली अगर देखा जाए तो फर्स्ट और सेकेंड फेज के बीच में वहाँ पर देखने को मिलता है, और बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर रोल पर आना चाहिए।
तो अभी इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो इंडिया ने एमएसएमई बोली है, जो बाकी छोटे छोटे ये हैं उनको पैसा प्रोवाइड करना, है ना। और उसी के साथ साथ एलिफेंट अगर रूम देखा जाए, एलिफेंट इन द रूम, मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर देखी जाए तो वो क्या है, वो ये है फिस्कल डेफिसिट जो है वो ज़्यादा नहीं है। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, सेपरेट वीडियो उस पर अवेलेबल है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली क्या है कि भैया तुम्हारा जो उधार है वो तुम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एफआरबीएम एक्ट हमें देखने को मिलता है ना। और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो उधार ले चुकी है सरकार, तो इसीलिए उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए जो हमें इकोनॉमिक स्लोडाउन से निकलना है तो अब नॉर्मल सी जो है वो ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे जस्टिफाई किया जा रहा है। जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है, जीडीपी डिक्लाइन जो हुआ है, तो बाकी कंट्रीज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर बाकी यूके आप बोलिए, स्पेन आप बोलिए, कितना बुरी तरीके से परफॉर्म किया है ना। उसी के साथ साथ यूएस ब्राज़ील जो है उनका पॉजिटिव आउटकम यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राज़ील और यूएसए, इनका पॉजिटिव आउटकम हमें देखने को मिल रहा है। अब वो क्यों है, मतलब जितना सोचा जा रहा था उससे पॉजिटिव आउटकम उनका देखने को मिल रहा है। उसका कारण क्या है, उसका कारण यह है कि उन्होंने लॉकडाउन जो है उतना बुरी तरीके का लगाया नहीं, और इसी वजह से वहाँ पर ह्यूमन लॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है ना। लार्जेस्ट नंबर ऑफ डेथ जो है वो यहाँ पर एनॉर्मस ह्यूमन कॉस्ट जो है वो यहाँ पर फेस करना पड़ा है। एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ अगर हम देखें तो इंडिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हुए हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रीन शॉट अगर देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा था कि बढ़ रहा था, है ना। नॉर्मल आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर 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 ही जा रहा था, फिर यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से सब नीचे जाते गए। यहाँ पर पीएमए मैन्युफैक्चरिंग बोलिए, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ बोलिए, है ना, सारी ही चीज़ें आप देखिए तो ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ पर सडनली नीचे आ गई क्योंकि लॉकडाउन लगाया गया है। उसमें से एक चीज़ अगर हम देखें तो परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, क्या आप मुझे परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में बता सकते हो, कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है, उसमें मैंने क्वेश्चन आपको इसके रिगार्डिंग पूछा था और सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी की थी, तो क्या आप इसके बारे में बता सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो रिकवरी इन दी अनलॉक फेज, मतलब क्या है कि अनलॉक फेज में रिकवरी जो है वो कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर आप रिकवरी देख सकते हो किस तरीके से हो रही है। रेलवे फायर ट्रैफिक बोलिए, स्टील प्रोडक्शन बोलिए, सीमेंट प्रोडक्शन बोलिए, जीएसटी कलेक्शन बोलिए, है ना, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो सेवरल इंडिकेटर जैसे कि पीएमए मैन्युफैक्चरिंग, 8 कोर सेक्टर, ई वे बिल, पावर कंजम्पशन, रेलवे फ्राइट्स ऑब्जर्व सेम टाइम लास्ट ईयर। और वी शेप्ड रिकवरी जो है ये इंडिकेटर सजेस्ट करता है कि भैया वी शेप्ड रिकवरी जो है वो हो सकती है जैसे ही हम अनलॉक जो है वो यहाँ पर कर दे। तो ये नेक्स्ट इस पर आते हैं। पहला मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर डिग्रीज ऑफ डिस्ट्रप्ट, डिग्रीज जो है डिस्ट्रस्ट की, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगस्त 13 अनाउंस किया गया कि यहाँ पर यूएई और इजराइल जो है वो यहाँ पर अपनी प्रोसेस फुल्ली नॉर्मलाइज करने की शुरू करेंगे अपने रिलेशंस के बीच में। कौन सी, यूएई एंड इजराइल। अब आपको पता होगा यूएई और इजराइल जो है वो अपने डिप्लोमेटिक टाइज यहाँ पर बना रहे हैं। हमने इसके रिगार्डिंग डिस्कशन जो है वो किया हुआ है, उसे इसीलिए यहाँ पर मैं शॉर्ट में लेने वाला हूँ। कब किया हुआ है, काफ़ी पहले जब इन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज जो उसका अनाउंसमेंट किया था, हमने वो भी देखा था कि जो सऊदी अरब है वो और यूएई, इन दोनों की अच्छी जुगलबंदी है। तो इसलिए इसके बिना, क्योंकि ये तो बड़ा लीडर है, तो इसके बिना यहाँ पर यूएई इस तरीके की डिप्लोमेटिक टाइज इसराइल के साथ बनाएगा, ये तो काफ़ी मुश्किल है ना। और इजराइल और ईरान अगर हम देखें, क्योंकि इजराइल जो है वो किसके साथ है, इजराइल है यूएसए के साथ, और यूएसए और ईरान की पड़ती है क्या, कट्टर दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो है उसी तरीके के हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ईरान, यूएई और इजराइल के अगर रिलेशन है, मतलब यह क्या है, ईरान जो है उसका दुश्मन, क्योंकि दोस्त का दोस्त दोस्त, दोस्त का दुश्मन दुश्मन, दुश्मन का दुश्मन, क्या होगा बताओ। अब यहाँ पर अग्रीमेंट जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है ईरानियन पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो है येमेन, सीरिया, लेबनान, ये सारी जगहों पर, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूएसए जो है वो खासकर इसका ज़्यादा फायदा उठा रहा है, क्योंकि यूएसए जो है उसमें इलेक्शंस है और उसको ये है कि भैया मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर अपने को खेलना है। क्योंकि यूएई और इजराइल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मीडिया कवरेज सारे ही, इसमें जो दो फैक्टर्स है उस पर काफ़ी डिपेंडेंट है रिजल्ट। एक तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स के, दूसरा जो नेतन्याहू है उस पर करप्शन ट्रायल जो है उसके आउटकम पर, जिससे कि सारी ही चीज़ें जो है वो हमें किस रुख पर जाएगी, किस तरफ जाएगी, वो देखने को मिलेगा। अनडाउटेडली जो बाकी गल्फ और अरब कैंडिडेट्स है वो वेट कर रहे हैं कि यूएई का जो नॉर्मलाइज रिलेशन है इसराइल के साथ वो फॉलो अप किया जाए, और फिर उसके बाद हो सकता है कि ये भी कंट्रीज जाए। क्योंकि देखिए
जब यूएई जा रहा है तो बट अब ऐसे कि सऊदी अरेबिया जो है उसका पूरा सपोर्ट है। तो अब सऊदी अरेबिया का सपोर्ट है तो बाकी जो गल्फ नेशंस है वो बोलेंगे भैया हम क्यों पीछे रहे, हमें भी यहाँ पर बनाना है ना। तो इसलिए ईच कंट्री हैज स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस कि वो किसको यहाँ पर जो कंसिडर है वो कर रही है ना। बियॉन्ड अरब कंट्रीज, पर्शियन गल्फ, सूडान, क्लियर रीजंस यहाँ पर फॉर्मल टाइज जो इसराइल के साथ वो डेवलप करने के लिए बिल्कुल वो बेताब है। तो ये भी हमें देखने को मिलेगा। और ये इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इंडियन पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी अच्छा होता है। उसके पीछे एक कारण क्या है कि इंडिया और इसराइल के जो रिलेशंस है वो काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और इसी के वजह से यहाँ पर इसराइल के साथ जिस जो भी रिलेशन यहाँ पर बनाएगा तो इंडिया जो है उसके साथ रिलेशन अच्छे बनेंगे। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान उसका यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए इंडियन पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हमें देखने को मिलती है। बहुत सारे नए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है इसराइल के वो डीप डिस्ट्रस्ट जो है ऑफ ईरान अमंग देमसेल्फ शेयर करते हैं। तो इसीलिए ईरान जो है वो यहाँ पर आइडियोलॉजिकल डिटरमाइंड यूनिवर्सलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी जो है अपने रीजन में ये कंटिन्यू कर रहा है विद ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, है ना। तो ये चीज़ हमें देखनी हो, यहाँ पर आप देख सकते हो ईरान, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप सऊदी अरेबिया देख सकते हो, और यहाँ पर आप जो ये ओमान है वो देख सकते हो, और यहाँ पर यूएई जो है वो देख सकते हो। तो यहाँ पर दुबई जो है इसके आसपास देखने को मिलता है। तो कतार, कुवैत, ये सारी चीज़ें हैं। अब ये भी क्या करेंगे, ये भी थोड़ा 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 अपना हस्तक्षेप जो है, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है इसराइल के साथ वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमें कौन सा सी है, रेड सी है। यहाँ पर जो बाब एल मंडब स्ट्रेट है वो हमें देखने को मिलता है, और उसी के साथ यहाँ पर मेडिटेरियन सी जो है ये देखने को मिलती है ना। तो ये सारा पॉलिटिकल मैप जो है ये भी आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। डिस्पाइट ऑल रीजनल इंटरनेशनल प्रेशर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान पर, ये जो है यहाँ पर अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो ईरान में 2021 में जो आने वाले हैं वो जीतने के लिए तैयार है। डेंजर क्या है, डेंजर ये है कि भैया जो वॉर है बिटवीन ईरान एंड इजराइल, है ना, विच बोथ द कंट्रीज आर ट्राइंग टू अवॉइड, ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए अगर कोई भी बीच में होता है ना, मतलब अगर इनके और इनके बीच में भी वॉर होता है तो वो एक तरीके का ग्लोबल वॉर ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए उसमें यूएसए जो है वो भी इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट ये रीजन ऐसा है कि इतना अनस्टेबल है कि इसमें सारी ही कंट्रीज इन्वॉल्व है कि अपना दबदबा रहे। इसमें रशिया भी इन्वॉल्व है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें यूएसए भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व है। तो इसलिए एक वर्ल्ड वॉर टाइप का ही सिनारियो हमें देखने को मिलता है। सिर्फ ऐसा है कि डायरेक्टली अपना जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाते नहीं है ना, ये चीज़ होती है। चलिए अब नेक्स्ट इस पर पढ़ते हैं। पुणे जो है उसने टॉप कैसे किया है कोविड-19 के काउंट पर। तो मंडे को अगर हम देखें तो नंबर हमें देखने को मिलता है, पुणे जो है 2 लाख मार्क पहुंच गया है। इन्फेक्शन काउंट पुणे में 2.03 लाख, और अगर हम दिल्ली देखें तो 1.93 लाख, मुंबई देखें तो 1.57 लाख। लेकिन सवाल ये आता है कि मुंबई इतना ज़्यादा पॉपुलस है, मुंबई में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मुंबई इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लेकिन फिर भी पुणे में इतने सारे जो केसेस है वो हमें क्यों देखने को मिले हैं। कारण तो होगा ना भैया, मूवमेंट है, मूवमेंट है। यहाँ पर पुणे का हाइयर कोविड-19 काउंट क्या एक्सप्लेन करता है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से इंक्रीज जो है वो होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर एक रीज़न जो है साइड किया जा रहा है कि हाई काउंट इज दैट सिटी हैज़ बीन कैरिंग आउट मेनी मोर टेस्ट। देखिए ये तो मतलब हर जगह चल रहा है कि यूएसए में क्यों इतने ज़्यादा केसेस है, भैया काउंट ज़्यादा है। इंडिया में ये वाले रीजन में क्यों इतने ज़्यादा केसेस है, भैया काउंटिंग ज़्यादा है, टेस्टिंग ज़्यादा है। अरे टेस्टिंग ज़्यादा है वो ठीक है, लेकिन वहाँ फैली क्यों रहा है इतना। अगर आपने स्टार्टिंग से डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करा है, अगर आप स्टार्टिंग से सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हो, स्टार्टिंग से अवेयरनेस एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के मुकाबले में देखा जाए तो इंडिया में काफ़ी पहले से अवेयरनेस देखने को मिल रहा था। तो फिर क्यों इतने केसेस जो है वो बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। स्पेसिफिकली महाराष्ट्र में इतने ज़्यादा केसेस हैं जहाँ पर लास्ट तक अभी अभी ये वाला जो महीना शुरू हुआ है ना, ये महीने में जो ई परमिट है, ई पास है, इसे निकाल दिया गया। ये तो अब तक ई पास जो है वो ट्रैवलिंग के लिए लग रहा था। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए कौन कौन से हैं, एक तो लेस इफेक्टिव आइसोलेशन मेजर्स। देखिए मुंबई जो है ना, मुंबई में आपको आइसोलेशन मेजर्स जो है वो देखने को मिल रहे थे, और उसी के साथ साथ मुंबई में हुआ ऐसा, मुंबई कंपैरिजन एक तो टेस्ट जो है वो पुणे में ज़्यादा हो रहे हैं, इसमें तो कोई वाद ही नहीं है। मुंबई में टेस्टिंग कम, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी है कि मुंबई में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग के एंटीबॉडीज जो है क्रिएट हो गई है, मतलब बहुत सारे लोग जो है डिटेक्ट ही नहीं हो पाए।
ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर पुणे की जब हम बात करते हैं तो और कौन कौन से हायर टेस्टिंग जो हमने यहाँ पर देखी है, और उसी के साथ नॉट इनफ डिस्टेंसिंग, मतलब टेस्टिंग जो है वो तो हम हायर कर ही रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो 14,500 सैंपल जो है एवरी डे हाईएस्ट इन द स्टेट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इससे केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो पुणे है वहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल जो है महाराष्ट्र में जो यहाँ पर मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन है उसको वायलेट कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भी एक कारण है कि जहाँ पर हमें इतने ज़्यादा केसेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं पुणे में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें देखने को मिलता है। इससे ज़्यादा और क्या है, मतलब आप अगर पुणे में रह रहे हो, आप अगर महाराष्ट्र में रह रहे हो तो ठीक है, बाकी जगह पर आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या ही पूछा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ स्क्रैमजेट व्हीकल। डीआरडीओ ने जो टेस्ट किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, मंडे को सक्सेसफुली उसने फ्लाइट टेस्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। अब यहाँ पर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, ये आपको पता रहना जरूरी है ना। तो ये आप वर्ड्स कई बार सुनते हो। तो ये जो सोनिक है ना, ये दिया गया है स्पीड को, किसकी स्पीड, साउंड की जो स्पीड है, मैच, ठीक है, मैच। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पर साउंड की स्पीड पर हाइपरसोनिक मतलब 5 टाइम्स अगर है, मतलब 5 मैच अगर है तो फिर ये हाइपरसोनिक जो है वो कहलाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अनमैन्ड स्क्रैमजेट व्हीकल है। अब यहाँ पर एक वर्ड तो हमने देख लिया, अब दूसरा स्क्रैमजेट जो है उसके बारे में भी आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। अब सिग्निफिकेंस क्या है टेस्ट का, डीआरडीओ जो है विद मिशन डेमोन्स्ट्रेट की उन्होंने कैपेबिलिटीज हायर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज की, जो कि यहाँ पर सर्व करने वाला है। किसके लिए सर्व करने वाला है कि यहाँ पर जो नेक्स्ट जेन हाइपरसोनिक व्हीकल है उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसके लिए सर्व करने वाला है। और मेन चीज़ क्या है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। इंडिजीनियसली डेवलप्ड मतलब क्या है कि इंडिया जो है, इंडिया में डेवलपमेंट की गई है। मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो मेक इन इंडिया है उसी के लिए ये एक बूस्ट है ना। तो 3 चीज़ें क्या है इसमें इंपॉर्टेंट जो अब तक हमने देखी है, एक तो है कि ये हाइपरसोनिक है, दूसरा क्या है कि ये स्क्रैमजेट व्हीकल इसमें इस्तेमाल की गई, तीसरा क्या है कि ये इंडिजीनियस है। ठीक है, 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमने देखी है। और इसमें इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजीज में काफ़ी जायंट हमें जो लीप है वो इसके लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसी के साथ साथ मतलब आत्मनिर्भर जो है उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। और हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल अगर हम देखें तो ये किस तरीके का है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके का है। ये अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन है, अनमैन्ड है। ठीक है, ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फीचर इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोई भी इंसान नहीं रहने वाला है, अनमैन्ड है। फॉर हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट विच कैन क्रूज स्पीड 6 मैच। ठीक है, मतलब यहाँ पर 6 मैच जो है यहाँ तक वो जा सकता है, और अल्टीट्यूड कितना 32.5 किलोमीटर इन 20 सेकेंड्स। तो काफ़ी खतरनाक तरीके का ये देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्रूज मिसाइल जो है वो भी लॉन्च करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो काफ़ी खतरनाक ये साबित हो सकता है, और ये एकदम उस समय पर आया है जहाँ पर लद्दाख जो है वहाँ पर इतने टेंशन चल रहे हैं। हाइपरसोनिक व्हीकल एंड इट्स स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट जो है आर द वेरिएंट ऑफ द कैटेगरी ऑफ जेट इंजन, जिसे एयर ब्रीदिंग इंजन कहा जाता है। देखिए स्क्रैमजेट जो है ना, सीधा आपको आ सकता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्क्रैमजेट इंजन, आपको उसके फीचर जो है वो दिए जाएंगे, इसलिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जो शेयर है वो तो बनता है बॉस, तो शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर, अच्छा लगता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मेरे वीडियोस मुझे ही कभी कभार शेयर होते हुए देखने को मिलते हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरीके का कीजिए कि मुझे ही पता चले वीडियो शेयर हो रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर एबिलिटी देखिए, अगर हम इंजन की टू हैंडल एयर फ्लो ऑफ स्पीड मल्टीपल स्पीड ऑफ साउंड के लिए यहाँ पर कैपेबिलिटी देता है कि इसकी जो ऑपरेशन है वो अच्छा खासा हो सके। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से ये होता है, प्रोपल्शन किस तरीके से होता है ना। तो स्क्रैमजेट इंजन आप इस तरीके का देख सकते हो। जो स्टेजेस है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पर एक नोजल हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर इंजेट बॉडी होती है। ठीक है, यहाँ पर सुपरसोनिक कॉम्प्रेशन होता है, यहाँ पर कंबशन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर सुपरसोनिक एग्जॉस्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ से आया और जो एग्जॉस्ट जुप 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 निकला। ठीक है, ऐसा यहाँ पर होता है। तो स्क्रैमजेट आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। स्क्रैमजेट इंडियन टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अगर हम देखें, एज ऑफ नाउ सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किए जाते हैं ऑर्बिट में मल्टी स्टेज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से। ठीक है, और जो कि यहाँ पर एक बार इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो रीयूजेबल रॉकेट्स है वो सबसे पहले किसने किया था, जो स्पेस एक्स है उसके द्वारा किया गया था, है ना। लॉन्च व्हीकल जो है ये ऑक्सीडाइजर कैरी करते हैं, ऑक्सीडाइजर, क्योंकि देखिए क्या है
कि जो भी आग होती है, आग को जलने के लिए ज़रूरत किसकी होती है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जहाँ पर ऑक्सीजन ही नहीं है वहाँ आग जल पाएगी क्या? नहीं जल पाएगी। इसका एक आप उदाहरण ले सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। आप एक जो कैंडल है वो ब्लो कीजिए और फिर वो कैंडल के ऊपर उल्टा ग्लास रख दीजिए। कैंडल जो है वो बुझ जाएगी क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडाइजर जो है ये लॉन्च व्हीकल कैरी करता है। थ्रस्ट जो है कंबशन प्रोड्यूस करने के लिए 70% ऑफ द प्रोपेलेंट जो है फ्यूल ऑक्सीडाइजर कॉम्बिनेशन ये लॉन्च व्हीकल जो है ऑक्सीडाइजर के तहत कंसिडर करते हैं। और लॉन्च व्हीकल डिज़ाइन किए जाते हैं वन टाइम यूज़ के लिए, इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन जो है वो इस तरीके से बनाया जाने वाला है कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर लिया जाए फ्लाइट्स के दौरान, जिससे क्या है कि उसका ऑक्सीजन जो लेके जा रहा है उससे क्या होता है, उसका वेट बढ़ जाता है। तो अगर वो ना लेके जाए, अगर हम नेचर का ही ऑक्सीजन ले तो उससे क्या होगा, उससे यहाँ पर जो ऑक्सीजन जो लेकर जा रहा है वो उसका यहाँ पर जो लोड है वो कम हो जाएगा, और अगर वजन कम हो जाता है तो ज़्यादा आसानी से ऊपर जा पाएगा, है ना। रामजेट, स्क्रैमजेट, ड्यूअल मोड रामजेट जो है ये 3 कॉन्सेप्ट होते हैं एयर ब्रीदिंग इंजन के लिए, डेवलप किए जाते हैं वेरियस स्पेस एजेंसीज के द्वारा। और स्क्रैमजेट जो है इसमें डिफरेंस क्या है, तो रामजेट की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो कंबशन चेंबर है, मतलब जहाँ पर एयर जो है वो मिक्स होती है फ्यूल के साथ और इग्नाइट होती है, तो ये स्लो होता है, मतलब यहाँ पर हाइपरसोनिक मोड में नहीं जा सकता, यहाँ पर सबसोनिक जो मोड है उसमें हमें देखने को मिलता है सबसोनिक स्पीड, ठीक है। और स्क्रैमजेट जो है एडवांस्ड है, इसमें हमें सुपरसोनिक जो है वो भी देखने को मिलता है। तो अगर हम मिसाइल कंपैरिजन जो है वो भी देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपरसोनिक स्पीड जो है वो होती है जो 5 टाइम्स और मोर होती है स्पीड ऑफ साउंड के, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइपरसोनिक है, सुपरसोनिक है और ये सबसोनिक है, मतलब कम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट जो है कंडक्ट किया गया है फ्रॉम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स व्हीलर आइलैंड, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओडिशा कोस्ट पर। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको सीधा मैथ्स द पेयर में कभी कभार ये पूछे जा सकते हैं, और उसी के साथ साथ आपको ये सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन पर आ सकता है, खासकर जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एग्जाम्स है उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पर है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। अब देखिए यहाँ पर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो अनऑक्यूपाइड हाइट्स है चुशगुल सेक्टर के ईस्टर्न लद्दाख में, ये यहाँ पर हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, ले लिए गए हैं ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अभी भी यहाँ पर जो सोल्जर्स हैं, मिलिट्री है, ये अभी शांत है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या आता है कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स क्या है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इनके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन पता रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस है पूछे जा सकते हैं। तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स अगर हम देखें, रेस किए गए बाय इंटेलिजेंस ब्यूरो इमीडिएटली जो इंडिया चाइना वॉर हुआ था 1962 का, उसके बाद, ठीक है। इनका इनिशियल नाम जो है वो रखा गया था स्टैब्लिशमेंट 22, और फिर उसके बाद रीनेम कर दिया गया एसएसएफ, मतलब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। और वो अब किसके प्रीव्यू में आते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरीट के। देखिए एक एक पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे स्टेटमेंट आ सकते हैं, इट इज़ इन द प्रीव्यू ऑफ ये फलाना ढिमकाना, है ना। तो ये आपको पता रहना चाहिए, कैबिनेट सेक्रेटरीट जो उनके प्रीव्यू में आते हैं। उसी के साथ ही हेड किए जाते हैं बाय द इंस्पेक्टर जनरल हु इज एन आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल के रैंक का। तो देखिए एक एक पॉइंट यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चंस आपको सीधे स्टेटमेंट्स ऐसे ही पूछे जा सकते हैं, सीधा उठा के डाल दिए जाएंगे। यूनिट जो है इसमें हमें एसएसएफ, जिसे विकास बटालियंस कहा जाता है, फॉर्मर आर्मी चीफ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। कॉमनली बिलीव किया जाता है एसएसएफ जो है रेस किए गए बाय इंडिया इन कोऑर्डिनेशन विद द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी, ऐसा बोला जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो नहीं आएगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट है, ये पार्ट है कि आर्मी के, स्ट्रिक्टली अगर देखा जाए, अगर ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो एसएसएफ यूनिट जो है वो पार्ट नहीं है आर्मी के। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बनेगा आईएएस सीरीज जो है उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला था और उसमें यही स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था कि क्या ये पार्ट है, और उसमें हमें देखने को मिला था कि ये पार्ट नहीं है ना। लेकिन ये फंक्शन करते हैं अंडर इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल। एसएसएफ यूनिट जो है उनका खुद का रैंक स्ट्रक्चर होता है ऑफ इक्विवेलेंट स्टेटस विद द आर्मी रैंक्स, ठीक है। यूनिट जो है उनके खुद के रैंक स्ट्रक्चर होते हैं और इक्विवेलेंट टू आर्मी रैंक, और उसी के साथ साथ खुद की ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट होती है, जहां पर रिक्रूटमेंट जो है एसएसएफ पर वो यहाँ पर किए जाते हैं इम्पार्टेड स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग। तो ये देखिए फीचर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मेजर ऑपरेशन हमें देखने को मिलते हैं, ऑपरेशन ईगल जो यहाँ पर वॉर हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन ईगल अगर हम देखें
तो ये 1971 में एसएसएफ ने ऑपरेट किया था चितगांव हिल्स में। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इफेक्टिव वे टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन है, प्रधानमंत्री जो है उन्होंने हाईलाइट किया है इशू एयर पोल्यूशन का इंडिपेंडेंस डे स्पीच में। तो यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है और थैंक्स टू यहाँ पर जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी वजह से पोल्यूशन जो है वो थोड़ा कम हुआ है यहाँ पर। वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ये सितंबर 7 2020 को देखा गया। और एड्रेस जो है टू फोल्ड प्रॉब्लम है, एक तो हेल्थ इम्पैक्ट है और दूसरा क्लाइमेट इम्पैक्ट है। मतलब जो पोल्यूशन होता है उससे क्लाइमेट इम्पैक्ट तो होता ही है, लेकिन आपके हेल्थ पर भी बहुत बुरी अवस्था पड़ती है। मतलब अगर आप देखोगे तो कोरोना वायरस से जितने लोग मरते हैं उससे ज़्यादा लोग हमें जो पोल्यूशन है उससे मरते हुए देखने को मिलते हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो ये भी चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये डे एम करता है कि यहाँ पर पब्लिक अवेयरनेस जो है वो रेस किया जाए सभी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर, कम्युनिटी लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, जिससे कि हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट ये सभी क्लीन एयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहाँ पर AQI अगर हम देखते हैं, देखिए 2014 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था AQI, है ना, जिससे कि हम पोल्यूशन लेवल जो है मॉनिटर कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड हमें समीर ऐप जो है वो भी देखने को मिलता है। अगर आपको याद होगा समीर ऐप ये भी देखने को मिलता है, तो ये भी आपको पता रहना चाहिए क्योंकि यार डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब समीर ऐप जो है ये वन ऑफ द एयर पोल्यूशन मिटिगेटिंग मेजर है जो आर्ली अपडेट जो है वो प्रोवाइड करता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। और ऐप जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया है, डेवलप किया गया है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा, जो CPCB है उनके द्वारा बनाया गया है। अब नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये इंडेक्स है जिससे कि डेली हो रहा है, ठीक है, डेली जो है एयर क्वालिटी हम यहाँ पर मेजर करते हैं और हेल्थ इफेक्ट जो है उस पर भी ये फोकस करता है। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये 8 मेजर पोल्यूटेंट्स को कैलकुलेट करता है। तो वो कौन कौन से हैं, हमें उसमें PM10 देखने को मिलते हैं, है ना। पहले एक काम कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप वो लिखिए, फिर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है। चलिए पॉज कीजिए, ओके, आगे वापस चलिए। यहाँ पर अब पहला आता है PM10, फिर आता है PM2.5, फिर आता है कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर आता है सल्फर डाइऑक्साइड, फिर आता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर आता है अमोनिया, फिर आता है लीड और आता है ग्राउंड लेवल ओजोन, है ना। तो ये सारे हमें देखने को मिलते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, नहीं है, यूपीएससी में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ग्राउंड लेवल ओजोन और एयरबॉर्न पार्टिकल जो है ये दो पोल्यूटेंट है जो ग्रेटेस्ट थ्रेट जो है ह्यूमन हेल्थ को ये प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कोशिश की जा रही है पोल्यूशन जो है वो कट किया जाए 30% बाय 2024। इसमें हमें देखने को मिला सिटीज़ टू बी कवर्ड 102 सिटीज़, है ना। और कौन सा है प्रोग्राम, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसमें गोल क्या है कि एनुअल एवरेज एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट किए जाए। और कैसे, तो यहाँ पर सिटी स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन अबेटमेंट एक्शन प्लान जो है वो यहाँ पर लाया जाए। अब यहाँ पर कैसे बिल्ड करेंगे, नेशनल इमिशन इन्वेंटरी, एयर इंफॉर्मेशन सेंटर, सोर्स अपॉर्चन स्टडीज़ और गाइडलाइंस जो है, रूरल मॉनिटरिंग स्टेशन। तो ये सारी चीज़ों से हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो जवाब है इसका वो है सिक्किम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने लिखी होगी कमेंट सेक्शन में। और MM ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। जो प्राइजेस है इंक्रीज़ होने वाले हैं तो जल्द से जल्द इसका फ़ायदा उठाइए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।